हेलो बच्चों, जय माता दी। कैसे हो? अच्छा, ओके। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा, मजा आया? चल, मजा तो आया होगा, बहुत मजा आया होगा, है ना? और हालांकि उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में अभी बहुत कुछ है पढ़ने को, ठीक है। उसका एप्लीकेशन बहुत सारा चीज पढ़ने को है, अभी बचा हुआ है। बट हम वो सारा चीज जैसे जैसे फिजिक्स हमारा आगे बढ़ते जाएगा, हम उन सारे चीजों को भी सीखते जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? ये अभी सिंपल सा हमने कैसा फॉर्मूलेस क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, वो सिंपल सिंपल चीजें हमने अभी बताई, ठीक है। तो घबराने की कोई दिक्कत, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलो, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग एक जाना पहचाना चैप्टर पढ़ेंगे जिसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर का नाम सुना होगा सबने, स्केलर एंड वेक्टर सबने सुना होगा, कोई बड़ा बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब हमारा जो फिजिक्स है ना, उसमें हम सारे क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, या क्लासिफाइड कर देते हैं। वो क्या करते हैं? एक को स्केलर में रखते हैं, एक को वेक्टर में रखते हैं। बात समझ में आ रहा है? एक कुछ क्वांटिटी को स्केलर में रखते हैं, कुछ क्वांटिटी को वेक्टर में रखते हैं, ठीक। अब किसको स्केलर में रखते हैं, किसको वेक्टर में रखते हैं, ये चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? चलो, अब देखो, घबराने की बात नहीं है। अभी देखो क्या है कि स्केलर, सबसे पहले सवाल बताओ, स्केलर, व्हाट इज स्केलर? ठीक है, स्केलर क्या होता है बताओ। स्केलर होता है सिंपली, उसमें स्केलर इज अ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि उसका कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो। उससे हमें डायरेक्शन का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। एक क्वांटिटी बोलने पे डायरेक्शन का पता नहीं चलता है, ऐसे क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में बोलूं तो मास, ठीक है, जैसे इसका मास कितना होगा, जितना भी होगा, क्या इससे डायरेक्शन का पता चला? नहीं, डायरेक्शन का पता चला नहीं। अच्छा, लेंथ, लेंथ से डायरेक्शन का पता चलता है क्या? नहीं, लेंथ से भी डायरेक्शन का कोई पता नहीं चलता है। बात समझ में आ रहा है? लेंथ को किधर से भी घुमा के तुम ले सकते हो, लेकिन सोच के देखो, ठीक है। अगर मैं एक दूसरा क्वांटिटी बोलूं, फोर्स, ठीक है, फोर्स। अब सोचो कि अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही जाएगा, हाँ या ना? अगर मैंने इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, तो ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही मूव करेगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब जैसे ही हम फोर्स बोलते हैं, हमारे पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आ जाता है, या जैसे हम बोलते हैं तो उससे एक सेंस मिलता है डायरेक्शन का, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर बोलेंगे, और जिससे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का पता लगे उसको हम स्केलर बोलेंगे। बात समझ में आए? स्केलर कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हम उस क्वांटिटी के बारे में बोले तो उससे हमें डायरेक्शन का कोई पता नहीं चलता है। गॉट इट? ओके, सो सिंपल, दिस इज द स्केलर। नाउ हम लोग को जो सब चीज अब पढ़ना है वो वेक्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, वेक्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक। अभी देखो, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि व्हाट इज वेक्टर, तुम बहुत आसानी से बोल दोगे, सर द वेक्टर इज अ क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सिंपल, ठीक, यही तुमने पढ़ा भी है, कोई और तुमने कोई गलत नहीं पढ़ा, लेकिन ये उसका कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, तुमने अभी 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 10th क्लास में क्या पढ़ा है? करंट पढ़ा है ना, 10th क्लास में करंट पढ़ा है, ठीक है। जैसे सोच के देखो, ठीक है, सोच के देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक। सोचो, अगर इधर से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक, और इधर से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है। इधर से कितना एम्पियर का करंट आ रहा है? 2 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो इधर कितना जाएगा? ये दोनों करंट क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, तो ये 5 एम्पियर हो गया, ठीक। ये क्या हो गया? 5 एम्पियर हो गया। बात समझ में आ रही है? चलो, अच्छा, लेकिन अगर हम इस करंट के डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, अगर हम इस करंट के डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, तो इस पे 5 एम्पियर नहीं होगा, इस पे कितना होगा? 1 एम्पियर। क्या ऐसा पढ़े हो?
ठीक है, नहीं पढ़े हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो कि ये क्वांटिटी, क्या ये डायरेक्शन पे मैटर करती है? करती है। लेकिन क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? तो नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऐसा पढ़े हो ना तुम लोग? हाँ, पढ़ा होगा। सिंपल, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक है, तो हम वेक्टर किसको बोलेंगे भाई? अभी तक तो हमने यही पढ़ा था कि इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, हम उसको वेक्टर बोलते हैं। तो देखो, ठीक है, वेक्टर, वेक्टर कौन होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो प्लस डायरेक्शन हो। ठीक है, प्लस ये क्या करता हो कि वेक्टर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हूं। ठीक है, मतलब कोई भी क्वांटिटी का वेक्टर होने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। तीन, ये तीन। ठीक है, पहला किसका? कि उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा तो स्केलर भी होगा। अब उसको क्या करता है कि उसके बाद डायरेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन भी है, लेकिन कुछ कुछ क्वांटिटी ऐसे भी होते हैं जिसका डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वो वेक्टर नहीं होते हैं। तब कैसे हम वेक्टर फाइंड करेंगे? तब हम देखेंगे कि क्या वो ट्रायंगल लॉ या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है या नहीं करता है। अगर फॉलो करता है तो ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर नाम देंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक, अच्छा, हमने मैग्नीट्यूड बता दिया कि वो क्या होता है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। मैग्नीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज सिंपली अ न्यूमेरिकल वैल्यू। डायरेक्शन, यू नो व्हाट इज द डायरेक्शन, and what is the vector law of addition? Vector law of addition we will learn in this chapter. Okay, हाँ, तो हमारा ये जो वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन डिवाइड वेक्टर इनटू टू टाइप्स। ये सिर्फ और सिर्फ डिवीजन है। सिर्फ, बात समझ में आ रहा है? इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, ओके, what are the vectors? One is polar vector and next is axial vector. One is polar vector and next is axial vector. ठीक है, what is polar vector? What is polar vector? So these are the vectors which have a starting point or a point of application. ऐसा वेक्टर जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग पोलर वेक्टर बोलते हैं। जैसे वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स, क्या वेलोसिटी का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है? होता है। फोर्स, कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है? होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो गया? जैसे मान लो हमने एक फोर्स यहां पे लगाया, तो क्या ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है? है। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? सिंपल सिंपल याद रख लेना है, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सियल वेक्टर। क्या आता है? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है? दीज आर द वेक्टर्स हुज डायरेक्शन आर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे रोटेशन, क्लास 11th में ही है, उस चैप्टर का नाम है रोटेशन। बात समझ में आ रहा है? जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि जो वेक्टर है, जो क्वांटिटी है, या कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर या जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। ठीक है, अभी ये सारी चीजें उतनी अच्छे से हो सकता है समझ में ना आए। जैसे तुमने टॉर्क का नाम तो सुना होगा ना? सुना होगा, टॉर्क का नाम सुना होगा। ठीक है, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम आगे सुनने वाले हो। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बट उसमें होता क्या है कि टॉर्क का डायरेक्शन भी उधर ही होता है जिधर एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। बात समझ में आई? हाँ, चलो, अब इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भैया, हम लोग क्या कहते हैं कि देखिए वेक्टर क्या होता है, ये चीज देखें। अब इसका फिजिक्स में बहुत सारा यूज होता है। फिजिक्स में बहुत सारा यूज होता है, जिससे मैं एक सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं वेक्टर का। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं वेक्टर का।
तुम इसको फील किया होगा कभी ना कभी, तुम इसको क्या किया होगा, फील किया होगा कभी ना कभी, ठीक है। वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, सोचो। मान लो हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, ठीक, ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रस्सी इसको इधर खींच रही है, ठीक है, एक रस्सी इसको इधर खींच रही है। जब एक रस्सी इसको इधर खींचेगी तो ऑब्वियस सी बात है ये इधर जाएगा, हाँ या ना। लेकिन सोच के देखो कि अगर एक रस्सी इसको इधर भी खींचे तो, एक रस्सी इसको इधर से भी खींचे, मतलब हम इधर से भी फोर्स लगाए, मान लो F, इधर से भी फोर्स लगाए F, तो क्या ये इधर जाएगा या इधर जाएगा? तब ये दोनों ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इधर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, लेकिन फिर भी इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही होगा। बात समझ में आई, हाँ या ना? तो ऐसी चीजें क्या होता है कि वेक्टर का फिजिक्स में या डेली लाइफ में बहुत यूज होता है, ठीक है, बहुत यूज होता है। सोचो एक कार इधर से जा रही है, कार इधर से जा रही है, एक्सीडेंट, तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो अलग डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारे हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं वेक्टर का, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। तो ठीक है भैया, वेक्टर तो हमने पढ़ लिया, अब इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे? कैसे? जब भी हमें वेक्टर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, VECTOR वेक्टर, ऐसा लिखेंगे क्या? नहीं, वैसा नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी अभी हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर को कैसे लिखेंगे, वेक्टर को कैसे लिखेंगे? वेक्टर में नॉर्मली क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, और अभी हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कह रहा हूं, इसका मतलब हमारे अंतर मन में हमें ये पता है कि भाई ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। मतलब हम ऐसा कोई क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता हो। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समझ जाऊं तो तुम समझ जाना कि हमने अंतर मन में ये माना हुआ है कि भाई ये जरूर ट्रायंगल लॉ या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। बात समझ में आ रहा है? मैं बार बार उसको नहीं बोलूंगा, लेकिन हमें पता है कि हाँ भाई ऐसा होता है। बात समझ में आया? ओके, आ गया। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो भैया देखो, हम जो पोलर वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, क्या एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसको मान लेते हैं, इसको स्टार्टिंग पॉइंट को A, क्या एक इसका फाइनल पॉइंट होगा, इसको मान लेते हैं B, फाइनल पॉइंट को क्या मान लेते हैं, B, फाइनल पॉइंट को क्या मानेंगे, B, ठीक। अच्छा, तो यहां हम एक लाइन को ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे एक लाइन ऐसे जोड़े, ठीक, इसको बोला जाता है टेल, इसको टेल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हेड, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मली हेड बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हेड, या तो इसको बोलते हैं टिप या टर्मिनल पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, टिप या टर्मिनल पॉइंट। बात समझ में आ रही है? टिप या टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं। तो नॉर्मली हम इसको किससे डिनोट करेंगे, हेड, ठीक। अच्छा, यहां पे एक एरो का साइन ऐसे होता है, ठीक है, एक एरो का साइन हम ऐसे देते हैं, ठीक, ठीक है, ये एरो हमें वेक्टर बताता है, यानी अगर हमको इतना का डिस्टेंस लिखना है या डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो उसको ए बी लिखेंगे, ठीक है, ए बी ऐसे, दिस इज द नोटेशन ऑफ वेक्टर। ये क्या हो गया, तुम्हारा वेक्टर हो गया। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको लिखते हैं ए बी। ए बी लिखने का मतलब क्या हो गया कि हमारा डायरेक्शन किधर से किधर है, ए से बी की ओर हमारा डायरेक्शन है, हमारा डायरेक्शन किधर है, ए से बी की ओर है, ठीक है। अगर ये ठीक है, ये पहले समझो, फिर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। बात समझ में आया? ए से बी मतलब डायरेक्शन किधर होगा, ए से बी की ओर, और टेल कहां पे होगा, ए पे, हेड कहां पे होगा, बी पे। बात समझ में आए? चलो, ये बहुत बढ़िया। अगर हमको उल्टा बनाना है, जैसे बी टू ए बनाना, वेक्टर बी ए लिखना है, तब हमें कैसा बनाना पड़ेगा, अगर हम इसको ए पॉइंट लेंगे, इसको बी पॉइंट लेंगे, दिख रहा है ना,
ए पॉइंट लेंगे इसको और इसको बी पॉइंट लेंगे, ठीक है, इसको ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, तब हमारा ऐसे डायरेक्शन हो जाएगा। अब ये हमारा टेल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हेड, ठीक है। मतलब जहां पे एरो हो, हेड शॉट, ठीक है, कैसे शॉट, हेड शॉट, हेड शॉट। अब यहां पे जहां पर भी हेड होगा, हेड जो होगा वहीं पे हमारा ये एरो होगा, जहां पे हमारा हेड होगा वहीं पे एरो होगा, ठीक है। और हमेशा डायरेक्शन टेल टू हेड होता है, हमेशा डायरेक्शन क्या होता है, टेल टू हेड, ठीक है। ये एरो दिखाता है कि भैया हम ए से बी की ओर जाते हैं, जैसे ऐसे लिखते हैं ना, जैसे मान लो कोई भी एक डायरेक्शन देते हैं ऐसे, ठीक है, रोड में देखा होगा, बोलते हैं सीधा जाओ, मान लो छिंदवाड़ा जाना है तो ऐसे लिखते हैं ना, तो हमें ये पता चल जाता है कि इसका डायरेक्शन इधर ही है, ठीक है, कि ऐसा लिखा हुआ रहता है, ठीक है, ऐसा, तो इसका मतलब क्या है, यहां से हमें ऐसे मुड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल रोड पे ही मिल जाता है ना इस वेक्टर का। बात समझ में आ रही? आ गया होगा, इतना ज्यादा उसमें बात करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आता है कि चलो भैया लिख तो दिए, ठीक है, ये रिप्रेजेंट तो कर दिए किसी वेक्टर को, ठीक है, अब उसको डिनोट कैसे करेंगे, जैसे लिखना हो, लिखना हो तो उसको कैसे करेंगे, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या सिंपली क्या कर सकते हैं, इसके बदले में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, जैसे हमें फोर्स लिखना हो, ठीक है, हमें फोर्स लिखना हो, ठीक है, तो उस फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, फोर्स, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक। अब कभी कभी बुक में क्या करता है कि बोल्ड लेटर में भी लिख देता है उसको, ठीक है, मतलब ये एरो ना होकर के इस पे 3-4 बार पेन चलाने के बाद जैसा इसकी स्थिति हो जाएगी, ठीक है, वैसा भी कभी कभी वेक्टर को डिनोट किया जाता है। ये इसका वेक्टर नोटेशन हो गया, ये इसका क्या हो गया, वेक्टर नोटेशन हो गया। बात समझ में आ रहा है? या तो तुम ऐसे डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, या ऐसे लिखो, बात बराबर है, ठीक, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। बात समझ में आया? ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्टर, ये हो गया हमारा वेक्टर। लेकिन तुम्हारे मन में आ सकता है कि सर ये तो वेक्टर हो गया, अब इसका मैग्नीट्यूड ही लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो कि हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है, तब मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, कोई बात नहीं भैया, अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर लिखेंगे, ठीक है, और इसका ऐसे 2 लाइन दे देंगे, जिसको हम लोग मॉड बोलते हैं, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, 2 लाइन ऐसे खींचे जिसको मॉड बोलते हैं, ठीक है, मॉड का मतलब पता है ना, हाँ, ठीक है। चलो ये सिंपल ऐसे 2 लाइन खींच दो, तो ये क्या दिखाता है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सपोज हमने एक ए बी वेक्टर लिया है, अभी हम तुमसे ये पूछा जाए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, तो हम क्या लिखते हैं, पहले ए बी वेक्टर लिखेंगे और उसको मॉड से ऐसे डिनोट कर देंगे, ठीक है, या कभी कभी ऐसा सिंपली लिख देते हैं कि इस एफ को डायरेक्टली ऐसे मैग्नीट्यूड को सिंपली एफ लिख देते हैं, उसमें ना तो कोई एरो होता है जो वेक्टर नोटेशन होता है, और ना ही कोई बोल्ड लेटर में उसको लिखते हैं, तो इससे हमको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये क्या है, एक क्या है, इसके हम सॉरी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो ये सिंपल सिंपल जानकारी थी वेक्टर के बारे में, ठीक। अब देखो कि वेक्टर तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, क्या होता है, रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कॉपी में, पेन कॉपी में, ठीक है, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अगर ये पूछा जाए कि भाई वेक्टर्स कितने टाइप, मतलब जो हम पोलर वेक्टर पढ़ रहे हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये इसमें से 1 2 3 वेक्टर जो होंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी तुम लोग मैथ्स में ये बहुत डिटेल से पढ़ोगे। बात समझ में आ रहा है? हमें सिर्फ 2-3 वेक्टर ही हमें चाहिए होगा जो हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बाकी मैं छोटे छोटे कुछ कुछ चीजों के नाम बोलते जाऊंगा, जो चीज की जरूरत होगी वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बाकी जो है उसको सिंपली क्या कर दूंगा, बता दूंगा कि ये ऐसा है, ठीक है। चलो, एक होता है कोलिनियर वेक्टर, एक होता है कोलिनियर वेक्टर, ठीक है,
टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, अभी हम लोग ने दो टाइप पढ़े थे ना, वो अलग है। ठीक है, हम लोग दो, अब हम पोलर वेक्टर के बारे में पूरा सा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला कोलिनियर वेक्टर, जो हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर, बस इसका डेफिनेशन सुन लो। क्या होता है? द वेक्टर्स which either act along the same line or along the parallel line are called collinear vector। कोलिनियर का मतलब समझ में आता है ना, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, सिंपल, इसको बोलते हैं कोलिनियर। ये ऐसे वर्ड क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस होता है कि हाँ भाई ये ऐसा है, तब हमको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। कोलिनियर वेक्टर, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, दूसरा होता है पैरेलल वेक्टर। दूसरा क्या होता है? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल का नाम ही से पता चल रहा है कि जैसे मान लो अगर ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ए बी, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। बात समझ में आ रहा है? तो ये पैरेलल होने के लिए इसके बीच का थीटा कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। थीटा कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। तब ये दोनों क्या कहलाएंगे? पैरेलल कहलाएंगे। बात समझ में आया? या तो ये ऐसा भी हो सकता है, एक तीसरा वेक्टर ऐसे ले लो सी, ये भी क्या होगा? एक दूसरे का पैरेलल होगा। ठीक है, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे देखो, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। अगर दो कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है, कोलिनियर का मतलब क्या हो गया? The vectors which either act along the same line or along the parallel line are called collinear vectors। ठीक है, this vector may act either in the same direction or in opposite direction। ये सिंपल है, उतना कुछ खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, अभी ये पैरेलल वेक्टर के बारे में थोड़ा सा सोचो। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? ऐसा दो वेक्टर, अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है एक एंटी पैरेलल वेक्टर। एक क्या आता है? एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि उन दो कोलिनियर वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो। ठीक है, द कोलिनियर वेक्टर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल में क्या हो जाएगा? दो वेक्टर का बीच का एंगल जो होगा वो 180 हो जाएगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। जैसे मान लो ये एक ए वेक्टर है और इसके अपोजिट में एक दूसरा वेक्टर बी लगता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है ना। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर। ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर। ये सारे छोटे छोटे नाम है, बस याद रख लेने हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है हमारा कोप्लेनर वेक्टर। क्या आता है? कोप्लेनर वेक्टर। थर्ड में क्या आता है हमारा? कोप्लेनर वेक्टर। थर्ड में क्या आता है? कोप्लेनर वेक्टर। थर्ड में क्या आता है हमारा? कोप्लेनर वेक्टर। इसमें क्या होता है? कोप्लेनर का मतलब होता है कोई दो वेक्टर अगर एक ही प्लेन में हो तो उसको हम लोग कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। प्लेन का मतलब पता है ना? प्लेन, ये हो गया तुम्हारा एक प्लेन हो गया। ठीक है, एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके अगर हम एक प्लेन बनाएं, प्लेन का मतलब क्या हो गया कि सिंपल एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस चले जाओ। ठीक है, वो तुम्हारा क्या हो गया? सिंपली एक प्लेन हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, तो अगर मान लो एक वेक्टर इसी प्लेन में है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, तो मान लो ए और बी, ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर कहलाएंगे। ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर कहलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? दोनों एक ही प्लेन में है, इसलिए क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। ठीक, अब जो हमारा वेक्टर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसका बहुत यूज है। ठीक है, इसका बहुत यूज है, तो ये वेक्टर हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, वो वेक्टर है यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर। अब देखो, नाम देखो इसका, यूनिट वेक्टर। क्या नाम है इसका? यूनिट वेक्टर। बात समझ में आया? अच्छा, यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। यूनिट का वेक्टर क्या होता है? वन। इसका मतलब
द वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, हुज मैग्नीट्यूड इज 1। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक, अच्छा, एक मतलब हमें ये तो पता चल गया कि भाई चलो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है भैया, पता चल गया। अच्छा सोचो, अगर किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? वही वैल्यू रह जाएगी ना। ठीक, अब सोच के देखो कि अगर हम किसी चीज को, किसी स्केलर क्वांटिटी को, किसी स्केलर क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो क्वांटिटी सिंपली एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। ठीक है, वो क्वांटिटी सिंपली क्या बन जाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यूनिट वेक्टर हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताता है, उससे मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड ही 1 होता है ना, और किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? उसकी वैल्यू उतनी ही रह जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। ये क्या हो गया तुम्हारा? सिंपली यूनिट वेक्टर। अब सोचो कि इसको हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, जैसे यूनिट वेक्टर, पहले इसे एक छोटा सा चीज इधर सीख लो। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ठीक है, और वो वेक्टर एक्स एक्सिस को डिनोट करता है। वो वेक्टर किसको डिनोट करता है? एक्स एक्सिस को। तो अभी फिलहाल हम उसको एक्स लिखते हैं, एक्स एक्स लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? वो किस एक्सिस को डिनोट कर रहा है? एक्स एक्सिस को। ठीक है, किस एक्सिस को? उसका डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस की तरफ। यहाँ पे हमने एक्स को वेरिएबल नहीं लिया है, हमने क्या लिया है? एक्स हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन शो करता है। ठीक, चल अब अगर हमको इसको यूनिट बनाना है, इसको हमें यूनिट बनाना है, तो तुम सोचो कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल होकर के सिर्फ और सिर्फ x ही देगा, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो गई? 1। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो गई? 1। यानी ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। लेकिन इसके साथ एक कंफ्यूजन ये रहता है कि भैया इसको हम वेरिएबल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं ना। हमें क्या पता कि ये वेरिएबल है कि वेक्टर है। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर को ऐसे डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो एक यूनिट वेक्टर है ए, इसके आप ऊपर एक कैप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कैप। इसको पढ़ते हैं ए कैप। इसको क्या पढ़ते हैं? ए कैप। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? ए कैप। इसको भी लिख देता हूं यहाँ पे, ए कैप। ठीक है, ए कैप। ये होता है वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सिंपल सी बात है ना कि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1। और अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, हम उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें तो ये पूरा क्वांटिटी 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां मैंने किया था 5x था, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5। तो हमने 5 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये सिर्फ x बचा। और सिर्फ x क्या करता है? डायरेक्शन को शो करता है। सिर्फ x क्या करता है? सिंपली डायरेक्शन को शो करता है, जो हमने यहाँ पे माना था। बात समझ में आ रही है? तो एक यूनिट वेक्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। डेफिनेशन क्या है? इट इज अ वेक्टर whose magnitude is 1. It is a vector whose magnitude is 1. So this is called unit vector. आई बात समझ में? हाँ, अब जैसे देखो कि हम अगर x एक्सिस को लिखना चाहे, ठीक है, x एक्सिस को लिखना चाहे तो क्या x लिखेंगे? नहीं, उसके लिए हमारा एक स्पेशल नोटेशन होता है x एक्सिस के लिए। ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के लिए स्पेशल नोटेशन होता है। ये x एक्सिस हो गया, ये मान लेते हैं z एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, x एक्सिस। तो अगर हमें x एक्सिस को डिनोट करना है ना, तो उसके लिए एक यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग आई कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
आई कैप। मेरा आई दो जैसा लग सकता है बट उसे हम दो नहीं समझेंगे, वो क्या है, आई। ठीक है, आई, ये आई है। ठीक है, आई कैप। एक्स एक्सिस को क्या डिनोट करता है, आई कैप। ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस। अगर हमको सिंपली कोई एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो एक्स एक्सिस को डिनोट करे तो वो क्या हो जाएगा, आई कैप। वो क्या हो जाएगा, आई कैप। ठीक है, सिंपली वाई एक्सिस के लिए होता है जे कैप। क्या होता है, जे कैप। ठीक है, वाई एक्सिस के लिए क्या होता है, जे कैप। यानी जे कैप इज द यूनिट वेक्टर, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। और एक आता है के, क्या आता है, के कैप। के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब ये याद रख लेना है। ठीक है, ये याद रख लेना है क्योंकि वेक्टर और आने वाले फिजिक्स के चैप्टर्स में इस यूनिट वेक्टर का बहुत 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 यूज होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप क्या हो गया, एक्स एक्सिस, जे कैप क्या हो गया, वाई एक्सिस, और के कैप क्या हो गया, जेड एक्सिस। अगर तुम अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कभी कभी लॉजिक आ जाएगा। ठीक है, जैसे आई और जे के बीच का एंगल कितना है, बोलो, तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल देखेंगे 90। अगर तुमसे पूछा जाए के और एक्स के बीच का एंगल कितना है तो कितना हो जाएगा, 90। बात समझ में आ रहा है, के और आई के बीच का एंगल कितना है, 90। तुम लोग को ये तो पता है ना कि ये जेड इधर नहीं होता है, ये जेड ऐसे होता है। ये जो मार्कर दिख रहा है ना, ऐसे होता है तुम्हारा जेड एक्सिस। ठीक है, अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि बोर्ड में ऐसे लिख दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको ऐसे, ये 3D में है। बात समझ में आ रहा है, 3D, 3 डायमेंशन। ये क्या है, 3 डायमेंशन। बात समझ में आ रहा है ना, हाँ, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन पता है ना, ठीक है। एक प्रैक्टिकल करना 3 डायमेंशन का, वो क्या होता है, जैसे अगर हम ऐसे सोचे, सिंपल देखो, ऐसे अपना दोनों आंख खोल के, ऐसे मेरी आंखें दिख रही है प्यारी सी, ठीक है, इससे अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो क्या होगा, हम आपस में इसको टच करवा सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर एक आंख बंद कर लो, ठीक है, एक आंख बंद कर लो और इसको टच करवाने का कोशिश करो। अब हमारा क्या है कि हमारे हाथ उसको क्या कह सकते हैं, काफी ज्यादा हमने प्रैक्टिस किया हुआ है या हमको अंदाजा होता है, इसलिए हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सोचो अगर एक दूसरा आदमी उधर हो ना, ठीक है, उसका एक ऐसे उंगली लो और वो एक उंगली दे, ठीक है, अब क्या करो, एक आंख बंद करके दोनों आपस में टच करवाने का कोशिश करो तो बहुत मुश्किल से टच होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारी आंखें पूरा 3 डायमेंशनल देखती है, 3 डायमेंशनल हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर वो आगे आ गया। ठीक, बात समझ में आ रहा है, 3 डायमेंशनल। ठीक, तो ये 3D में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक, तो यूनिट वेक्टर को हम लोग सिंपली ऐसे लिखते हैं। ठीक, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, सिंपली इसका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होता है। ठीक, अब देखो, हम एक पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन वेक्टर। यूनिट वेक्टर समझ में आया, हाँ, आगे इसमें यूनिट वेक्टर का और हम एप्लीकेशन लेंगे। ठीक है, बट पहले, इससे पहले हम देख लेते हैं पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर देखेंगे, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के नाम से ही पता चलता है कि एक पोजीशन को बताता है। ये क्या बताता है, किसी पॉइंट के पोजीशन को बताता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लो हमारा एक एक्सिस सिस्टम है ऐसे, ठीक है, एक्सिस है ऐसे, जिसमें से इधर x मान लेते हैं, इधर y मान लेते हैं और इधर z मान लिए, x y और z मान लिए। ठीक, बहुत बढ़िया भाई। अब यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखने आता है ना, सबसे पहले किसको लिखते हैं, x, उसके बाद y, उसके बाद z, उसके बाद z। ठीक है, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट और z एक्सिस का कोऑर्डिनेट। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ तो नहीं दिखेगा बट तुम सोचो एक अपना जो घर का दीवार है ना, उसका कोना देखना, ठीक है,
और कोने से देखना तुमको तीन क्या कहते हैं कॉर्नर दिखेगा उस जगह पे। एक कॉर्नर को एक्स एक्सिस मान लो, दूसरे को वाई एक्सिस मान लो और बाकी को जेड एक्सिस मान लो। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल व्यूज देख सकते हो तुम वहां से। ठीक है, अभी क्लास होता तो मैं दिखा देता। ठीक है, बात समझ में आया? चल कोई, हम लोग बाद में भी देख लेंगे उसको। ठीक है, हाँ तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक, अब हमें इसका पोजीशन बताना है वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में ये क्या है, मैग्नीट्यूड एक्स था, ये मैग्नीट्यूड वाई का और ये मैग्नीट्यूड जेड का। कहां से बताना है? तो हमें हमेशा ओरिजिन से ही बताते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट को जो बताएगा, जो वेक्टर बताएगा, उसी को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। बात समझ में आ रहा है? पोजीशन वेक्टर क्या करता है कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताता है। किसी भी पॉइंट का क्या बताता है? पोजीशन। बात समझ में आ रहा है? हाँ, अब इस पोजीशन वेक्टर को सिंपली आर से डिनोट करते हैं और ये आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। इसको कैसे लिखेंगे? पहले एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, तो एक्स लिखे। ठीक है, अब ये वेक्टर है तो एक्स एक्सिस का भी डायरेक्शन देना पड़ेगा और एक्स का मैग्नीट्यूड तो लिख चुके हैं, तो डायरेक्शन देने के लिए किसका यूज करेंगे? आई। आया ना यूज? आई। ठीक है, प्लस वाई एक्सिस को यूज करेंगे तो वाई, क्या हो गया? जे। प्लस जेड को यूज करेंगे तो जेड के। ठीक है, सो ये हो गया इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये क्या हो गया? इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कितना हो गया? r इज इक्वल्स टू वेक्टर r इज इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk। इसको क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर, पीवी, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, r। आई बात समझ में? पोजीशन वेक्टर के लिए क्या करते हैं, ओरिजिन से लेकर के यहां तक जो भी वेक्टर जोड़ता है ओरिजिन से इस पॉइंट को, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और उसको कैसे लिखेंगे? पहले x का मैग्नीट्यूड लिखो, फिर उसका डायरेक्शन लिखो, फिर y का मैग्नीट्यूड लिखो, फिर उसका डायरेक्शन लिखो, फिर z का मैग्नीट्यूड लिखो, उसका डायरेक्शन लिखो। अब यहाँ पे x y z अगर बहुत ध्यान से देखो तो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो यहां पे लिखना है, कहां पे लिखना है? यहां पे। ठीक है, इसको मान लेते हैं कुछ ऐसे R2, क्या मान लिए? R2 वेक्टर। तो यहाँ पे कौन कौन सा एक्सिस नेगेटिव होगा? सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस नेगेटिव होगा। ठीक है, y एक्सिस नेगेटिव होगा, यानी क्या लिख सकते हैं इसको? x माइनस वाई जेड, x माइनस वाई और z। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे भाई? इसका पोजीशन वेक्टर अगर R2 लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे? एक्स आई माइनस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, जेड के मतलब कैप। ठीक है, के कैप। जब भी हम यूनिट वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो उसमें कैप लगता ही है। ठीक है, कैप लगता ही है। ठीक, अच्छा, ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। ये हो गया हमारा क्या? पोजीशन वेक्टर। ठीक, इसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जिसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब तुम्हें पता ही है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे इसको पॉइंट 1 माने और इसको पॉइंट 2 माने। ठीक है, इसको पॉइंट 2 माने, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, इसका y1 और इसका z1। इस वन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या माने? x1, y1 और z1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x2, y2 और z2। x2, y2 और z2, ये कॉमा है। ठीक है, ये कॉमा है। ठीक है, x2, y2 और z2। तो क्या ये शॉर्टेस्ट पॉइंट जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा? होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोजीशन वेक्टर हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, अब इसको मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर R2, सॉरी इसको R1 और इसको R2। ये हो गया पोजीशन वेक्टर R1, ये पोजीशन वेक्टर R2। तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से कहां तक जा रहे हैं? 1 से लेकर के 2 तक जा रहे हैं। 1 से लेकर के क्या जा रहे हैं? 2 तक। तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे लिखते हैं,
अच्छा, R1 पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हैं? x1y, y1j, z1k, x2i, ठीक है, प्लस y2j प्लस z2k, क्या लिख सकते हैं ऐसा? ठीक है। अब इसमें जो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे वो किधर से किधर लिख रहे हैं? 1 से 2 जा रहे हैं। कहां से कहां तक जा रहे हैं? 1 से लेकर के 2 तक जा रहे हैं। तो इसको लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r12, r12, ठीक है। अब हम 1 से लेकर के 2 तक जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? 1 से लेकर के 2 तक जा रहे हैं। तो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन होता है r2 माइनस r1, ठीक है। ये कैसे आया? जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे ना तो ये चीज हमारे क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल इतना ही समझ लेना है कि r12 को कैसे लिखेंगे? r2 माइनस r1। अब देखो r2 की वैल्यू क्या है? r12 लिखते हैं। r2 की वैल्यू क्या है? लिख दो यहां पे x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k, क्या इतना लिख सकते हैं? ठीक। अब सिंपल क्या करो? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो तुमको बचेगा क्या? x और x को हम एक साथ रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, ये कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1, कॉमन क्या आ जाएगा? i कैप। सिमिलरली क्या हो जाएगा? y2 में, अगर y2 और y1 में देखो तो y2 माइनस y1, कॉमन क्या आ जाएगा? j कैप। सिमिलरली क्या हो जाएगा? z2 माइनस z1, कॉमन क्या क्या आ जाएगा? k कैप। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर ऐसा बोले 2 to 1 तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, हाँ या ना? उल्टा हो जाएगा, यानी r12 जो होगा वो माइनस ऑफ r21 होगा ना। सिंपल है, बात समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया? ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया और पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक, आओ एक दो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। ठीक है, हाँ, इसको अच्छे से लिख लेना कॉपी में, ठीक है। जैसे इधर ध्यान दो, जैसे मान लो हमारा एक ऐसा पॉइंट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये y हो गया, ये x हो गया, ये z हो गया। इस पॉइंट को मानते हैं हम यहाँ पे 2, 3, 4 और यहाँ पे मानते हैं 6, ठीक है, 2, 5, ऐसे कुछ मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर है r1, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r2। ठीक है, अभी सबसे पहले देखो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर r1, तो r1 ये है पॉइंट, तो सबसे पहले x आता है तो 2i, x और i, प्लस y आता है 3 और j, प्लस 4 आता है 4 और k। ठीक, सिमिलरली r2 हो गया, इसको कैसे लिखेंगे? 6i प्लस 2j प्लस 5k। ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 2। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि r1 का यूनिट वेक्टर लिख के दिखाओ, r1 का यूनिट वेक्टर लिख के दिखाओ, तो उसके लिए तुम्हें एक मैग्नीट्यूड लिखना आना चाहिए। मैग्नीट्यूड लिखना आना चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखना आना चाहिए। ठीक, तो हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? जैसे देखो, हालांकि वो अभी जब एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ाऊंगा ना तो उस सिचुएशन में वो आ जाएगा। ठीक है, उस सिचुएशन में हम लोग उसको देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल देखो, अगर हमको मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है, अगर हमको r1 का मैग्नीट्यूड लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे? उसको कैसे लिखेंगे? देखो, सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, ऐसे मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। हम इसको प्रूव भी कर देंगे, ठीक है, इसको प्रूव भी कर देंगे। तो r1 का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं?
जो भी वेक्टर हो उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, ऐसे हम लोग क्या करते हैं मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ठीक है। हाँ, अभी जैसे देखो x कितना है 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 9 प्लस 16, बस जोड़ लो 16 और 9 25 और 4 29 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 29। तो अगर हम r1 का यूनिट वेक्टर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे r1 वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर। ठीक है, r1 वेक्टर हमारे क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k, मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका रूट अंडर 29, रूट अंडर 29। तो ये हो गया r1 का यूनिट वेक्टर। सिमिलरली तुम r2 का यूनिट वेक्टर लिख सकते हो क्या, ट्राई करो r2 का यूनिट वेक्टर लिखने का ट्राई करो। ठीक, चलो अब अगर तुमसे इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा जाए, क्या पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट को भी क्या r12, r12 लिखने का फॉर्मूला क्या होता था r2 माइनस r1, क्या फॉर्मूला होता था बोलो r2 माइनस r1, r2 माइनस r1। ठीक, r2 माइनस r1, तो हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखते थे x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ऐसे लिखते थे। तो यहाँ पे देखो x2 6 है, x1 2 है, y2 2 है, y1 3 है, z2 5 है और z1 कितना है 4, z1 कितना है 4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो 6 माइनस 2 कितना हुआ 6 माइनस 2 आई कैप प्लस 2 माइनस 3 जे कैप प्लस 5 माइनस 4 के कैप। क्या लिख सकते हैं ऐसा, अब ऐसा लिखने के बाद क्या आ जाएगा बोलो 4i, ये कितना हो जाएगा माइनस जे प्लस के, ये हो गया तुम्हारा क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका भी यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, इसका भी यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तीनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अच्छे से ये तुम्हें आना चाहिए, कभी भी तुमको यूनिट वेक्टर निकालना आ सकता है और पोजीशन वेक्टर तो बहुत बार लिखने आएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आना चाहिए अच्छे से। ठीक, चलो, हालांकि जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे ना तब उसमें और ज्यादा अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, तो तुम्हें ये सीखना है क्या डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं उसको, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखो, एक सिंपल सा बताता हूं कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो अभी पहले 2 डायमेंशन में सीखो फिर 3 डायमेंशन में देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये x और y है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है x और y। अभी हम क्या बता रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर निकालना। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर सिंपल, सोचो क्या ये x है, क्योंकि ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, क्या ये y है, यहां से यहां तक y है। ठीक, अब रिजल्टेंट क्या ये हो जाएगा, क्या रिजल्टेंट क्या ये हो जाएगा, और इसको कितना लिखते हैं रिजल्टेंट, ये हो जाएगा तुम्हारा बोलो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे पाइथागोरस थ्योरम से, एक्स स्क्वायर, ओहो एक्स स्क्वायर, मैं यहां नहीं लिखता हूं डायरेक्ट यहां लिखता हूं, रिजल्टेंट ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। होता है क्या ऐसा, होता है ना, बस सिंपल, ये तुम्हारा क्या हो गया रिजल्टेंट, ये क्या हो गया एक्स और वाई का रिजल्टेंट। बात समझ में आ रहा है। ठीक, ऐसे ही अगर हम एक जेड एक्सिस ले लें, ऐसे ही हमें अगर जेड एक्सिस ले लें, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या ये एक वेक्टर हो जाएगा और एक जेड वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसका भी रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो फाइनली जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, का रूट, ऐसे रिजल्टेंट।
यानी मैग्नीट्यूड ये आएगा। ठीक है, हालांकि ये आगे हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसको बना सकते हैं। ठीक, इसमें ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रिजल्टेंट डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? सिंपली रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। ठीक है, जब भी रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर लिखना पड़े वो कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का रूट। सिंपल। बाकी सिंपल नॉर्मल मैथमेटिक्स से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कोई खास बात इसमें नहीं। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन दे दूं क्या? हाँ, पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, चलो फिलहाल इतना ही रहने देता हूं। ठीक है, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, चलो ओके बाय।